हेलो 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 बच्चों, और आज हम आ गए आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स का नया लेक्चर लेके। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने चार्ज जब लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने चार केसेस किए थे, चार डेरिवेशन की थी। आज उसी का एक आगे का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज लूप एट एक्सिस। इसमें बच्चों क्या है कि मेरे पास देखो, चार्ज अभी भी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ही है। बस फर्क इतना सा है बच्चों कि इस बार जो चार्ज है वो एक सर्कुलर लूप पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पे यूनिफॉर्मली एक चार्ज जो है इस तरीके से बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है आपकी कैपिटल आर, ठीक। इस लूप से, और ये लूप ऐसे है ना, इसका फेस ऐसे है, ध्यान रखना। बोर्ड पे तो 2D में ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप ध्यान रखना इस तरीके से है, मतलब सामने की तरफ एक्सिस है और यहाँ पे लूप पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सेंटर से बच्चों x डिस्टेंस के ऊपर यहाँ कोई P पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां हम क्या रख देते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। अब देखो इस पूरे के लिए, अगर पूरे के लिए निकालना है और ये पूरा अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो सामने कितना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x²। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है किसी और पर्सपेक्टिव में देखे जो कि हम आगे बात करेंगे, पर फिलहाल तो ये नजर मुझे पॉइंट चार्ज की तरह नहीं आ रहा। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज का कंपोनेंट काट लेता हूं DQ, है ना। यहां पे मैंने एक छोटा सा चार्ज का कंपोनेंट काट लिया DQ, और एक इसके जस्ट अपोजिट मैंने मिरर में, इसको कहते हैं मिरर एलिमेंट, क्या कहते हैं, मिरर एलिमेंट। मैंने यहाँ पे एक मिरर एलिमेंट चार्ज का काट लिया। ऐसे ही अगर मैं यहां काटा तो उसका मिरर यहां होता, अगर मैं इधर काटता तो इसका मिरर इधर की तरफ होता, इधर काटता तो इसका मिरर इधर की तरफ होता, ठीक। अब देखो ये जो DQ है बच्चों, इस DQ की वजह से इस P पॉइंट पे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ, DE होगी कि नहीं। इस DQ की वजह से बच्चों बाहर की तरफ एक छोटी सी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE, है ना। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से देखो, अगर ये जो DE है ये किसी एक एंगल पे है, दैट इज थीटा, है ना, और उसी एंगल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, तो इसकी वजह से भी बाहर होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी, होगी कि नहीं होगी। ब्लू वाला इंक खत्म हो गया, इसलिए ब्लैक से लिख रहा है। अब देखो जरा, ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल भी आपका थीटा, बराबर एंगल है। तो अब इस डी और इस डी के दोनों के कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा इसका, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दोनों डी के जो थीटा के साथ वाले कंपोनेंट है ये क्या आएंगे, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। अच्छा, अब इस P पॉइंट के ऊपर इसका, इस वाले D का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, कौन सा, DE साइन थीटा, और इस वाले का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, क्या, DE साइन थीटा। क्योंकि हम पहले भी ये बहुत बार कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये बात तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी हमने किस तरीके से कंपोनेंट्स बनाए, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां काटता DQ तो उसका मिरर एलिमेंट यहां होता। उन दोनों के भी जो DQ cos थीटा होते हैं वो बाहर की तरफ ही होते हैं, और एक का D sin थीटा ऊपर की तरफ होता है, एक का D sin थीटा नीचे की तरफ होता। कहने का मतलब है कि जितने भी ये साइन वाले एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये साइन वाले एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, है ना। जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, है कि नहीं। चलो देखो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स, ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स cancelled by each other due to presence of mirror एलिमेंट्स। जितने भी आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं बच्चों वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सबका मिरर एलिमेंट है। मिरर एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सबके सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखने वाली बात है, देखो बच्चों, देयरफॉर
देयरफॉर देखो जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें पता लग गया इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा होगी। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अच्छा नाउ अगर हम मैं छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकालूं तो क्या होगी बच्चों, आपको पता ही है, के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। चार्ज से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है कि नहीं। चार्ज से डिस्टेंस कितना है, चार्ज से डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो जो हमारे पास छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा आप यहां देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको लिख लेते हैं। तो अब यहां डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, ई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या क्या है कांस्टेंट, क्या क्या है बाहर निकालो, के बाहर आ जाएगा, अच्छा नीचे आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और ऊपर कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी क्यू का। अब छोटे छोटे डी क्यू जोड़ोगे भैया, यहाँ पे कॉस थीटा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि थीटा सबके लिए सेम है ना, थीटा सबके लिए क्या है, सेम। अब ये जो छोटे छोटे डी क्यू जुड़ेंगे तो डी क्यू जुड़ के आपका जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, डी क्यू जुड़ के क्यू बनेगा। तो ये आ गया आपके पास के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान रखना है आपको स्टार पॉइंट हियर, अकॉर्डिंग टू पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखना, पाइथागोरस से ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ऑल्सो अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। रूट को हम होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 4a, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल आसान। अच्छा अब देखो आगे, जरा मैं इसको मिटाऊं, थोड़ी सी जगह बनाऊं, यहां लिख लूं, चलो यहां लिख लेते हैं। देखिए अब जरा, तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यही आ जाएगा शायद। ई नेट इज इक्वल्स टू, पुट करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर की जगह पुट करोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है, एक्स, और हाइपोटेनस क्या है, आर। तो आप क्या पुट करोगे, एक्स अपॉन आर, और आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, आर की जगह पुट कर सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, है कि नहीं। तो जो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा, वो कितना निकल के आ गया, के क्यू एक्स अपॉन, यहां देखो, यहां बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें फाइनली मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये बच्चों फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। क्लियर है। इससे बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ठीक तरीके से आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अच्छा अब कुछ इसमें स्पेशल केसेस हैं जो आपको बच्चों देखने, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये आ गया आपका केस 1, ध्यान से, केस 1। अगर हमें एट सेंटर निकालना हो, कहां निकालना हो, एट सेंटर यानी x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर का पॉइंट है। इस सेंटर के पॉइंट पे अगर आप, इस पॉइंट पे अगर आप x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहां पर जब आप सेंटर पे निकालोगे तो साइन वाले के साथ साथ कॉस वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। जब यहां आप निकालोगे तो साइन वालों के साथ कॉस वाले भी कैंसिल हो जाते हैं, ई नेट आपका कितना आ जाता है, 0। ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, केस 2, अगर
एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे चेक करें तो x इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, इंफिनिटी। x इज इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो भी आपका जो ई नेट है वो कितना आ जाएगा, 0। सर ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या रखोगे, इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0 है ना। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो इस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, वो आपका है केस 3। सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है केस 3। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह होता, अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह होता तो यहाँ पे बच्चों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती, यहाँ पे आती बच्चों k3/x²। आती कि नहीं आती। तो मान लेते हैं कि x की डिस्टेंस बहुत बड़ी है, केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट। केस 3 जो आपका x है बच्चों वो बहुत 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 बड़ा है, r के बराबर। तो मतलब r जो है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या है, 0। इसको ध्यान से देखना। अगर एक कंडीशन हमारे पास ऐसी है जिसमें जो x की वैल्यू है वो r से बहुत बड़ी है और x के सामने जो r की वैल्यू है ऑलमोस्ट कैसी है, 0। जैसे आपका x है 10 किलोमीटर है ना, और आपका जो r है वो क्या है, 1 मीटर। तो r 1 मीटर 10 किलोमीटर के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब अप्रॉक्स 0। तो अब समझने वाली बात है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका ई नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KQX अपॉन R ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, x² की होल पावर 3/2। x² की होल पावर 3/2। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQX अपॉन ये आपका हो जाएगा x³। 1 से x कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली जो आपका ई नेट आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, KQ/x²। अब मुझे बताओ ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वैसे भी बताया था कि अगर आपको किसी चीज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहा है, किसी चीज पे अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहा है और आप चाहते हो कि उस जिस भी चीज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आप किसकी तरह यूज करो, पॉइंट चार्ज की तरह यूज करो, तो जो आपकी रेफरेंस डिस्टेंस है, जितनी दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दो। अगर आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो दूर से वो मुझे चार्ज इकट्ठा, अगर मैं इसको ऐसे बहुत दूर जाके देखूं तो ये रिंग मुझे एक चार्ज जैसा ही दिखेगा और किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। इसलिए यहां पर भी आंसर क्या है आपका, KQ/x², जो कि किसका फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बेसिक सारे लेक्चर्स थे जो हमें अपनी बेसिक सीरीज में कवर करना था वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना होगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायपोल वाले लेक्चर से बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना हम स्टार्ट कर देंगे और फिर अब बच्चों तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।